हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका सी एंटर लॉ में। और हम लोग ने जस्ट चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया और अब हम लोग करेंगे उसको एक बार रिवाइज, ताकि ये चैप्टर अभी आप लोग का फिक्स हो जाए और ये वीडियो आप बार बार देख के उसको बार बार रिवाइज कर सके। तो आखिरी के अभी इसके बाद सिर्फ लास्ट चैप्टर बचा रहेगा और ये लास्ट चैप्टर के बाद अभी लेट मी टेल यू दिस कि आखिरी के 2 चैप्टर्स आपको काफी रिवाइज करने पड़ेंगे, बिकॉज ये थोड़े फास्ट कवर अप हुए हैं। तो काफी रिवाइज ऐसा नहीं कि बहुत पढ़ना है, बट देन आपको ये थोड़ा सा एक बार पूरा थॉरो रीडिंग करना है और उसके बाद इसकी सिर्फ रिवीजन आप 1-2 बार देख लेंगे तो वो काफी रहेगा, बिकॉज जो मार्क्स उस पर जितना मतलब है उस हिसाब से आप उसके लिए काफी मेहनत कर लोगे। तो इसके बाद एक बार रीड कर लेना, इसके सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना जितने मैंने इस बुक में, और हमारे अलग से क्वेश्चन बुक भी मिलती है उसके अंदर जितने मिल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस एक बार कर लेना। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप इसको सिर्फ इसी वीडियो से आप रिवाइज करोगे या एकदम फास्ट रिवाइज करोगे तो भी काफी है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देख लेना एक बार, ठीक है। और सारे ही चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन आंसर्स पूरे के पूरे देखने ही है एनीवेज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 का। सर सबसे पहला पार्ट जिसमें क्या बोला है कि जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद ये जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट, यानी बहुत सारी एक्ट्स एक्चुअली जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड होने लगी, जो पहले नहीं होती थी जम्मू कश्मीर पे, अब वो जम्मू कश्मीर में लगने लगी। तो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट का क्या सीन है भाई? जनरल क्लॉजेस एक्ट में जैसे कि आपने नीचे पढ़ा ही है कि जनरल क्लॉजेस एक्ट ने कोई टेरिटोरियल एक्सटेंड बताया नहीं है। उसने ये नहीं बोला कि आई विल अप्लाई टू दिस स्टेट या दिस कंट्री एक्सेप्ट जम्मू, ऐसा कुछ नहीं बोला है। उसने बोला है कि जो सेंट्रल एक्ट पे मैं लगूंगा वो सेंट्रल एक्ट जहां पर भी लगती है वहां पर मैं भी लग जाऊंगा। मतलब कि भाई सारे सेंट्रल एक्ट पे मैं जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाई करता होता हूं ना, बिकॉज आई एम लॉ ऑफ ऑल लॉज। तो फिर वो एक्ट का एक्सटेंड जितना है उतना मेरा एक्सटेंड रहेगा। तो अगर वो एक्ट जम्मू कश्मीर में लग रही है तो मैं भी जम्मू कश्मीर में लग जाऊंगी, वो नहीं लग रही है तो मैं भी नहीं लगूंगी। सिंपल लॉजिक है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद काफी एक्ट जम्मू कश्मीर में लगने लगी और वो सारे एक्ट्स के साथ साथ जनरल क्लॉजेस एक्ट भी अब उनकी जम्मू कश्मीर पे अप्लाई होने लगा है, ठीक है। सो पहले देख लेते हैं कि सर व्हाई डू वी हैव टू रीड दिस जनरल क्लॉजेस एक्ट, और ये होता क्या है। सर जनरल क्लॉजेस एक्ट हैज बीन इनेबल्ड टू एनैक्ट has been enacted to shorten the language of द लॉ और स्टैट्यूट। मतलब कि सर ऐसा सीन है ना कि बहुत सारे एक्ट्स हैं हमारे देश में, बहुत सारे एक्ट्स हैं। अब हर एक एक्ट में अगर हर एक चीज डालते बैठी तो हर एक एक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, नोट करेंगे, तो हर एक्ट्स में कुछ ना कुछ एक कॉमन पार्ट निकल आता है जो हर एक एक्ट में है। तो भाई हर एक्ट को उतना लंबा बना के हर एक ही कॉमन पार्ट हर एक्ट में बार बार बता के देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो लॉजिक। तो हमने क्या किया, वो जो कॉमन पार्ट था, जो जनरल पार्ट था, वो निकाल के उसका अलग एक्ट बना दिया, जनरल क्लॉजेस एक्ट। और ताकि इसकी वजह से क्या हुआ, सारे जो बाकी स्पेसिफिक एक्ट्स हैं उन सबके टेक्स्ट शॉर्टन हो गए और अब वो छोटे हो गए। और वो लॉजिकल भी है यार, हर एक ही कॉमन चीज में 10 एक्ट में 10 बार क्यों एक्सप्लेन करूं जब मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करके काफी हो सकता है। ओके, तो ये इंटेंशन एक पहला है कि दिस वाज इनैक्टेड टू शॉर्टन द लैंग्वेज यूज्ड इन द पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट, it is also used to avoid the repetition of same words in the same course of or the same piece of legislation। एक ही वर्ड को बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने उसको जनरल क्लॉजेस एक्ट में डाल के एक्सप्लेन कर दिया। और वो बोल दिया कि भाई जब भी कहीं कोई वर्ड तुमको समझ में ना आए, यहां से आके उसका मतलब देख लेना। तो अब क्या हुआ, बार बार उसका डेफिनेशन का मतलब एक्सप्लेन करने की आपको हर बार जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, सुपर फ्लूइडिटी आती है, मतलब फ्लूइड, एकदम फ्लूइड चलता है लॉ, और उसमें कोई बार बार रिपीटेशंस नहीं होता है। ओके, तो अभी ऑब्जेक्ट अगर आप देखें तो सबसे पहला तो आपको समझ में आया टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट, सेंट्रल एक्ट, यानी कि सेंट्रल एक्ट सब छोटे हो जाएंगे बिकॉज कॉमन पार्ट, सारे सेंट्रल एक्ट के कॉमन पार्ट हमने एक जगह डाल दिए। दूसरा, उसको जनरल क्लॉज एक्ट का दूसरा सबसे अच्छा पॉइंट क्या देखा हमने कि सर ये डेफिनेशन देता है कुछ जनरल टर्म्स या कॉमन यूज टर्म्स की। क्योंकि क्या होता है, हर अभी कॉमनली तो बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं और हो सकता है उनमें से कुछ टर्म्स के अलग अलग मीनिंग हो। हर एक एक्ट में स्पेसिफिक डेफिनेशन भी दो, फिर कॉमन डेफिनेशन भी दो, और हर एक एक्ट में वही कॉमन डेफिनेशन बार बार प्रिंट करने का कोई लॉजिक नहीं था। इसलिए हमने क्या किया, स्पेसिफिक डेफिनेशन अलग अलग एक्ट में अपने अपने एक्ट में रहने दी, और जो जनरल डेफिनेशन है वो उठा के एज इट इज हमने पूरा जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर डाल दिया। फिर है टू एक्सप्लिसिटली मतलब टू स्टेट एक्सप्लिसिटली सर्टेन रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंट्रल एक्ट। अगला जो आपका चैप्टर होने वाला है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, वो अलग से उसका कोई एक्ट नहीं है, वो इसी चैप्टर का एक पार्ट है जो कि पॉइंट नंबर 3 में आपको दिख रहा है, हाउ टू रीड एंड इंटरप्रिट लॉ एंड रेगुलेशंस। वो भी आपको जनरल क्लॉजेस एक्ट ने बता के रखा है, और वही हम एक पूरा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। एंड लास्ट है टू गार्ड अगेंस्ट स्लिप एंड ओवरसाइट बाय इंपोर्टिंग एवरी एक्ट
importing into every act certain common form clauses which otherwise ought to be inserted in every central act. वो क्या बोल रहा है कि हर एक सेंट्रल एक्ट में जो कुछ कॉमन क्लॉजेस देने पड़ते हैं और वो कोई एक्ट अगर भूल गया तो उस वजह से कोई उसको मिसयूज ना करे, इससे बचने के लिए क्या किया हमने, जो ये कॉमन क्लॉजेस है जो कि हर एक्ट पे अप्लाई होंगे, ये कॉमन क्लॉजेस हमने उठा के जनरल क्लॉजेस एक्ट में डाल दिए, ताकि अब हर इंडिविजुअल स्पेसिफिक एक्ट को वापस से ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 चीजों के लिए हमने ये जनरल क्लॉजेस एक्ट बनाया हुआ होता है। ओके, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आया, बिकॉज अगर उसको लॉ ऑफ ऑल लॉज बोल रहे हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अब आता है सर एप्लीकेशन ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट। हम देखना चाहते हैं कि जनरल क्लॉजेस एक्ट अप्लाई कैसे होता है, किस पे होता है, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं। देखो, एप्लीकेशन ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, दिस एक्ट डज नॉट डिफाइंस एनी टेरिटोरियल एक्सटेंट। मैंने आपको पहले बताया, ऐसा ये नहीं बोलता है कि आई विल अप्लाई टू ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर और आई विल अप्लाई टू ओनली जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि मैं अप्लाई होता हूं किस पे, सारे सेंट्रल रेगुलेशंस पे, लॉज पे, रूल्स पे, लेजिस्लेशंस पे जो भी बनते हैं सेंट्रल एक्ट के अंदर, उस पे मैं अप्लाई होता हूं। अब वो लोग कहां कहां अप्लाई होते हैं वो आप जाके स्पेसिफिक एक्ट में पढ़ लो। ऐसा इसने जनरल क्लॉज ने बोल दिया। क्या बोला, भाई देखो आप मेरा टेंशन लो मत कि मैं कौन से स्टेट में या कहां पे अप्लाई होता हूं, आप एक काम करो, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं हर एक सेंट्रल एक्ट पे अप्लाई होता हूं, मैं लॉ का लॉ हूं, लॉ ऑफ ऑल लॉज हूं। तो जहां पे सारे लॉज मेरे अप्लाई होंगे वहां वहां हर जगह मैं भी अप्लाई हो जाता हूं। तो यहां पे इफ सेंट्रल एक्ट is extended to any territory, ये जो ब्रैकेट में अंडरलाइन है ये पॉइंट ध्यान से देखो, if central act is extended to any territory, general clauses act would also be deemed to be applicable in that territory and would apply in the construction of that पर्टिकुलर सेंट्रल एक्ट। तो जहां पर भी सेंट्रल एक्ट, जहां तक सेंट्रल एक्ट पहुंचेंगे वहां तक जनरल क्लॉजेस एक्ट भी पहुंचेगा। ओके, अभी सर ये सेंट्रल एक्ट्स मतलब क्या, अभी सेंट्रल एक्ट्स किस किस सेंट्रल एक्ट्स पे अप्लाई होता है, तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पे आप एक बार के लिए ध्यान से अच्छे से इस चीज को समझ लो ताकि बार बार आपको ये कंफ्यूज ना करे। सबसे पहले जो भी एक्ट्स हमारे इंडियन पार्लियामेंट बनाती है, अब इंडियन पार्लियामेंट बनाती है इसका मतलब ये क्या है, ये पोस्ट रिपब्लिक डे वाली चीज है। रिपब्लिक यानी जो 26 जनवरी 1950 के बाद जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुए, हम रिपब्लिक बनने के बाद हमारा वहां पे इंडियन पार्लियामेंट वगैरह बना। तो पार्लियामेंट के बनने के बाद जितने भी एक्ट्स आए हैं, जो पार्लियामेंट ने जो भी सेंट्रल एक्ट्स आए हैं बनाए हैं, उन सारे सेंट्रल एक्ट्स के ऊपर ये अप्लाई होता है जनरल क्लॉजेस एक्ट। ओके, इतना ही नहीं, अब सुनो सर, हम लोग को आजादी मिली थी ब्रिटिशर्स से 15 अगस्त 1947, 15th ऑफ अगस्त 1947। तो 15th ऑफ अगस्त 1947 से 26th ऑफ जनवरी 1950 यानी कि इंडिपेंडेंस से रिपब्लिक डे के बीच का जो पीरियड है, वहां पर भी कुछ डोमिनियन लेजिस्लेचर्स पास हुए हो सकते हैं, उनके ऊपर भी जनरल क्लॉजेस एक्ट लगेगा। ओके, मतलब सर आपका बोलना ऐसा है कि रिपब्लिक डे के बाद के सारे एक्ट जो कि पार्लियामेंट बनाता है, बिकॉज रिपब्लिक डे के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इंडियन पार्लियामेंट बन गया और वो सारे एक्ट निकालने लगा, तो उन सब पे लगता है। रिपब्लिक डे के पहले और इंडिपेंडेंस डे के बाद ये जो बीच का एक पीरियड है, जो एग्जैक्ट छोटा सा पीरियड है ना, ये 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950, जो मुश्किल से 3 साल का भी नहीं है पूरा। तो ये जो डिफरेंस है, ये इस ड्यूरेशन के भी जितने डोमिनियन लेजिस्लेचर्स पास हुए हैं उनके ऊपर भी जनरल क्लॉजेस एक्ट अप्लाई होता है। सर इतना ही नहीं, ये जो अभी आपने रिपब्लिक डे बोला ना, रिपब्लिक डे के पहले कभी भी हो सकता है, इंडिपेंडेंस के पहले भी। अब ये बहुत ध्यान से पॉइंट नंबर सी समझ लो, बिकॉज इसमें कॉमन पीरियड आ रहा है, जो 3 साल का कॉमन पीरियड है ना, इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक, ये वाला पीरियड भी आ रहा है और इंडिपेंडेंस के पहले का भी पीरियड आ रहा है पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट नंबर सी बोलता है कि जो भी एक्ट पास हुए हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये 26 जनवरी 1950 के पहले की बात कर रहा है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले आपके एक्ट पास हुए हैं, वो चाहे गवर्नर ने की हो, जो भी उस टाइम पे, अब हमारी सरकार नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो कोई भी हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में कोई एक्टिंग करके एक्टिंग गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नर हो सकता है, जो भी पास हुए होंगे एक्ट्स, उनके ऊपर भी ये उन एक्ट्स के ऊपर भी ये जनरल क्लॉजेस एक्ट अप्लाई होता है। इसका मतलब सर आप देखेंगे तो सर इतना कंफ्यूज किया क्या, ऑल द एक्ट्स आप बोल सकते थे, लेकिन ऑल इसीलिए नहीं क्योंकि आपको देखना है कि इंडिपेंडेंस के बाद का, इंडिपेंडेंस नहीं सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद का तो टेंशन नहीं है, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिपेंडेंस के बीच में सिर्फ डोमिनियन लेजिस्लेचर्स
जो पास हुए हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल या एक्टिंग गवर्नर जनरल इन काउंसिल इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी, इन लोगों द्वारा जो एक्ट्स पास हुए सिर्फ वही एक्ट्स आते हैं, सारे एक्ट्स नहीं आएंगे। सिर्फ वही एक्ट्स आएंगे जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल या गवर्नर जनरल एक्टिंग इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी इन लोगों ने जो पास करवाए हैं वही एक्ट आएंगे। तो ये सारे एक्ट्स के ऊपर जनरल क्लॉजेस एक्ट लगता है। ओके, फिर क्या सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो आप बनाए तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारे देश के संविधान के ऊपर भी जनरल क्लॉजेस एक्ट लगता है? यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 367, जो कि बोलता है कि भाई अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली सेड, जनरल क्लॉजेस एक्ट हम पे भी अप्लाई होगा। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंस है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ गया। आपको अभी चाहे तो ये छोटी मोटी आप चीजें पढ़ लो, आपको और समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ऑल्सो इसने क्या बोला है, ये बोल रहा है कि भाई साहब स्टेट जनरल क्लॉजेस एक्ट जो होते हैं उनके लिए भी एक गाइडेंस बन जाता है जो हमारा सेंट्रल जनरल क्लॉजेस एक्ट है वो, मतलब जनरल क्लॉजेस एक्ट जो है हमारे सेंट्रल एक्ट के लिए ना, वैसा ही स्टेट एक्ट भी अपने अपने स्टेट रिस्पेक्टिव स्टेट्स अपने छोटे छोटे जनरल क्लॉजेस एक्ट बना सकती है, और उसको बनाने के लिए उनको आइडियल मिल गया है एक हमारा जनरल क्लॉजेस एक्ट, उसके ऊपर बेस करके वो अपना खुद का स्टेट जनरल क्लॉजेस एक्ट बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सर प्रियम्बल मतलब क्या, अगले चैप्टर में भी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, अभी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। सर प्रियम्बल मतलब एक्ट का वो पार्ट जो आपको उस पर्टिकुलर एक्ट की स्कोप, ऑब्जेक्ट और पर्पस बताता है कि भाई कंपनीज एक्ट, तो ये कंपनीज एक्ट बना क्यों है भाई, क्यों बनाना पड़ा, तो वो देखने के लिए आपको उसका प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा। प्रियम्बल में लिखा रहेगा इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज, यानी कि भाई अब आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने का लॉजिक समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि अगर जो मैं पढ़ रहा हूं वो मैं क्यों पढ़ रहा हूं, कंपनीज एक्ट में क्यों पढ़ रहा हूं, बिकॉज कंपनीज एक्ट के अंदर सारे के सारे लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज को कंसोलिडेट करके एक जगह पे लाया गया है। ऐसे आप कोई भी एक्ट पढ़ो, आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ लो, उसके अंदर लिख के रखा है एन एक्ट टू कंसोलिडेट लॉज रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो इससे क्या हो गया, हमको समझ में आ गया कि भाई ये तीन चीजों के रूल्स रेगुलेशन अगर हमको कुछ भी देखने तो हमको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आना पड़ेगा। क्योंकि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ोगे तो उसको नहीं समझेगा आपको कि अरे इसमें प्रॉमिसरी नोट भी आएगा, चेक भी आ जाएगा और क्या नहीं आएगा। लेकिन आप द मोमेंट आप उसका प्रियम्बल पढ़ते हो आपको स्पेसिफिक समझ में आता है कि भाई केवल तो और केवल तीन चीजों के लिए ये अप्लाई होता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं प्रियम्बल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या करता है वो स्कोप, ऑब्जेक्ट और पर्पस ही बता देता है आपको एक्ट का। ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये यूज कर सकते हो। इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर या लॉ मेकर आपको समझ में आ जाएगा द मोमेंट आप प्रियम्बल पढ़ोगे तब। लेकिन क्या सर प्रियम्बल को प्लेन वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? सर इसका मतलब क्या है, जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे आपको इंटरप्रिटेशन का बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ये ऐसा बोलना चाहता है कि सर अगर नीचे अंदर कंपनीज एक्ट में कोई एक पर्टिकुलर लाइन लिखी है जो कि प्रियम्बल के अगेंस्ट जाती है, तो क्या प्रियम्बल को इंपॉर्टेंस देके ये लाइन को इग्नोर करने का पावर है क्या प्रियम्बल में? तो सर नहीं। जब नीचे एम्बिग्विटी जब तक नहीं आती ना, जब तक देयर इज एम्बिग्विटी इन द प्रोविजन इटसेल्फ, तब तक आप प्रियम्बल का सहारा नहीं ले सकते, उसकी सहायता नहीं ले सकते। आप तभी प्रियम्बल को इंपॉर्टेंस दे सकते हो व्हेन देयर इज एन एम्बिग्विटी इन द प्रोविजन। एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कोई भी एक प्रोविजन आपने पढ़ा उसके दो इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं, अब दोनों में से कौन सा लॉजिकल है और कौन सा लेना, ये समझने के लिए आपको प्रियम्बल पढ़ना पड़ सकता है। तब आप ऐसे टाइम पे वो पढ़ सकते हो। नॉर्मली जब आपकी टेक्स्ट प्लेन रीडिंग, सिंपल रीडिंग से एक ही इंटरप्रिटेशन निकल रहा है तो जबरदस्ती प्रियम्बल घुसा के वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड व्हाट इज रिटन इन द प्लेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। फिर हमने लिखा प्रियम्बल टू एन एक्ट डिस्क्लोजेस द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, कि भाई ये मेन बना क्यों है, बट कैन ओनली बी ब्रॉट इन एज एन एड इन इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट इफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज नॉट क्लियर। ओके, हाउएवर इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द एनैक्टमेंट। ये हमने स्टार करके रखा है, ये चीजें आपको जो मैंने स्टार करके रखा है, जो ब्रैकेट किया, अंडरलाइन किया, उसको तो आपको 10 बार 12 बार पढ़ ही लेना है। मतलब जब आप पढ़ते हो तो उसको ज्यादा फोकस करना है बाकी चीजों से। ओके, समझ में आ गया आपको प्रियम्बल क्या होता है। अब उसके लिए पहले एक बार मुझे बताइए कि आपको एक्ट क्या होता है, समझ में आया है? हो सर, आपको समझ में, हमने चैप्टर, आपने जब ये पूरा बैच चालू किया था फर्स्ट डे पे हमको बता दिया था, फर्स्ट सेकंड डे में, कि ये बिल, एक्ट और ये लफड़ा क्या है। आप कंपनीज एक्ट का एग्जांपल ले लो। 4 अगस्त 2004 में किसी ने एक कंसेप्ट पेपर बनाया कि कंपनीज एक्ट 1956 काफी पुराना है, इसको अमेंड करने की जरूरत है। 4 अगस्त 2004 में। उसके बाद सर
2005 में स्टैंडिंग कमिटी बनाई गई, ठीक है, मतलब 2004 में एक्चुअली कमिटी बनाई गई, उसने तो अपना रिपोर्ट दिया 2005 में, देखो आपके सामने दिख रहा है। फिर एक कमिटी की रिपोर्ट के ऊपर बेस करके कंपनीज बिल 2008 बना, फिर से एक कमिटी इंट्रोड्यूस की गई और हाँ 8 बना ना, हाँ ओके फिर वो 8 के बाद फिर से 2009 बना, और वो 2009 जो बना वो 3 अगस्त 2009 को, यानी कि 5 साल के बाद लोकसभा के सामने गया, और लोकसभा ने क्या किया, फिर से उसको रेफर कर दिया स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस को। फिर स्टैंडिंग कमिटी ऑफ फाइनेंस ने 31 अगस्त 2010 को अपनी रिपोर्ट दी, और उसके बाद और चेंजेस बताए। वो चेंजेस करने के बाद एक और नया कंपनी बिल बना जिसका नाम था कंपनी बिल 11, उसके बाद और एक कंपनी बिल बना जिसका नाम था कंपनी बिल 12। समझ रहे हो आप, कंपनी बिल 8 से चालू होकर 12 तक आ गया था, और उसके बाद कहीं जाके 18 दिसंबर 2012 को लोकसभा में कंपनी बिल 12 पास हुआ। उसके बाद राज्यसभा में ये 8 अगस्त 13 को पास हुआ, और उसके बाद ये प्रेसिडेंट ने इसका असेंट दिया 29 अगस्त 13 को, और फाइनली नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में आया 30 अगस्त 2013। जो काम 4 अगस्त 2004 में चालू हुआ था वो अल्टीमेटली 30 अगस्त 2013 में जाके कंप्लीट हुआ। इसलिए मैं आपको बोलता हूं लॉ मेकिंग इज नॉट एन इजी प्रोसेस। और अगले चैप्टर में आप ये भी देखोगे कि लॉ को रीड करने का इतना जो हमने रूल बनाया वो क्यों बनाया, बिकॉज लॉ बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और ऑफकोर्स उसमें गलती होने का बहुत स्कोप है, उसमें अंडरस्टैंडिंग कंफ्यूज होने का भी बहुत स्कोप है, लेकिन उसको सॉल्व करने का भी स्कोप हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट में दे के रखा हुआ है। तो इसीलिए बोल रहे लॉ, इसीलिए हम जो बचपन से अभी मैं आपको पढ़ाता हूं क्या बोलता हूं कि भाई लॉ ने क्या किया, सेक्शंस ने हर जगह रूल्स को रेफरेंस दिया, बिकॉज रूल को अमेंड करना साहब इजी है। अगर आपको एक्ट को अमेंड करना होता है ना, तो ये देखो यहाँ पे कितने साल लग गए, 2004 में प्रोसेस चालू, 2013 में आके खत्म हुई है। इसीलिए रूल्स का इंपॉर्टेंस, नोटिफिकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपने देख लिया एक्ट्स के बारे में, बिल्स के बारे में। अब देखो डेफिनेशन। सर ये डेफिनेशंस ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, कोई भी एक्ट का। आप कोई भी एक्ट पकड़ लो, उसमें सेक्शन नंबर 2 या सेक्शन नंबर 3 ऐसे ही कोई एक स्टार्टिंग के इनिशियल सेक्शंस में सारे के सारे डेफिनेशंस दिए रहेंगे। सर वो क्यों दिए जाते पता है, ताकि एक बार अगर मैं आपको डेफिनेशन दे दूं तो आप बार बार पूरा लॉ पढ़ते हो उसको कंफ्यूज ना हो, या मुझे बार बार वो एक्सप्लेन ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने, आप देखो कंपनीज एक्ट में सब्सिडरी कंपनी का, एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन दे दिया, नेटवर्थ का डेफिनेशन दे दिया, ताकि जब भी उनको प्रोविजन में एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या नेटवर्थ ऐसे वर्ड यूज करने हैं, उनको वापस से उसका डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसका टेक्निकल डेफिनेशन दे के रखा हुआ है। ये है उसका इंपॉर्टेंस। फिर अब देखेंगे, अभी अभी आपको डेफिनेशन 2 या 3 सेक्शन में मिल जाता है। हाउएवर, अगर ये बात जो मैंने हाईलाइट किया देखो, हाउएवर इफ देयर मे बी वर्ड्स विच आर नॉट डिफाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ दैट। सर क्या होगा कि सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के जो डेफिनेशंस का लिस्ट है उसमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, तो हम उसका मतलब कहां से ले? तो भाई साहब डरो मत, हमने जनरल क्लॉजेस एक्ट में क्या पढ़ा था, जनरल क्लॉजेस एक्ट कॉमन यूज के वर्ड्स को डिफाइन करता है। तो आप वहां से अगर आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं मिल रही तो आप आके जनरल क्लॉजेस एक्ट में कॉमन डेफिनेशंस आप पढ़ सकते हो। ओके, डेफिनेशंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। डेफिनेशंस कितने टाइप की होती है वो भी देख लो। पहले तो एक डेफिनेशन पढ़ो, ये डेफिनेशंस ना कुछ होती है इंक्लूसिव और कुछ होती है एग्जॉस्टिव। अगले चैप्टर में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, यहाँ पर मैं एक बार मैं बता देता हूँ। देखो कुछ डेफिनेशन स्टार्ट होती है मीन्स से, कि दिस मीन्स दैट। जैसे कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। तो यहां पर आपको क्लियर क्या समझ में आता है, ओके कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड सो एंड सो। तो जो भी मीन्स के आगे का पार्ट है ना, दैट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ कंपनी। इसके बाहर का कुछ भी आप उसके एम्बिट में नहीं लेकर आ सकते। सिंपल लॉजिक। यहां पे क्या लिखा है, कंपनी गिव मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब इसके बाहर का आप कोई भी चीज कंपनी के डेफिनेशन में नहीं लेके आ सकते, बिकॉज जब भी कोई डेफिनेशन में मीन से वर्ड यूज होता है वो डेफिनेशन क्या बन जाती है, वेरी गुड, वो बन जाती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ठीक है, एग्जॉस्टिव यानी कि भाई अब इसके अंदर इसके अलावा आप कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन अगर कभी ऐसा वर्ड दिखता है आपको इंक्लूड, फॉर एग्जांपल अभी हमने उसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे डिबेंचर का डेफिनेशन आप देखेंगे तो उसमें लिखता है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। ओके, अब उसके आगे बहुत सारी चीजें, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड, अदर इंस्ट्रूमेंट, सो एंड सो एंड सो। सर इसका मतलब आप क्या बोलना चाहते हो कि डिबेंचर के डेफिनेशन में ये सारी चीजें आती है, लेकिन इसके अलावा भी कोई चीज है तो आप उसमें डाल सकते हो, बिकॉज डिबेंचर मीन्स नहीं स्टार्ट हुआ है, डिबेंचर इंक्लूड्स करके स्टार्ट हुआ है। सर इस टाइप के डेफिनेशंस को इंक्लूसिव डेफिनेशन कहते हैं, बिकॉज ये अपने एम्बिट में बहुत सारी चीजें लेकर आती है और भी चीजें आप उसको ऐड करवा सकते हो।
सर इसलिए इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसको आप एमबिट इसका बढ़ा सकते हो। इसके अलावा कभी कभी सर ऐसी डेफिनेशन आती है जिसमें लिखा होता है मीन्स एंड इंक्लूड्स। सर ऐसे फॉर एग्जांपल बताइए सर, ऐसा कौन सा डेफिनेशन है? जैसे आप शेयर्स का देख लो, शेयर्स के बारे में लिखा है शेयर्स मीन्स अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स अ स्टॉक। तो यहां पर देखो क्या किया उन्होंने, मीनिंग बता के उसको फिक्स कर दिया, लेकिन कोई चीज अगर उस मीनिंग में नहीं भी आ रही थी तो इंक्लूजन बता के उसको डाल दिया। लेकिन अब इसका बेस्ट पार्ट है, आप स्टॉक के अलावा उसमें कुछ और इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्लियर लिखा है मींस शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो इसीलिए बोल रहा हूं, अच्छा मींस और इंक्लूड ऐसा अगर रहा तो भी वो कौन सी डेफिनेशन है, तो भी वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, बिकॉज मीन्स आ गया। तो द मोमेंट ऑफ वो मीन्स वर्ड देख लिया, समझ लेना कि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। अगर मीन्स नहीं है, इंक्लूड है, तो इसका मतलब वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। फिर हमने देखा था सर कुछ कुछ जगह पे शैल और मे भी यूज होता है, क्या उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है? यस, बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी कोई वर्ड आप पढ़ते हो जिसमें शैल यूज किया जाता है तो वो आपको मैंडेटरी या इंपेरेटिव लगता है। मैंडेटरी मतलब कि भाई कंपलसरी लगता है, लेकिन वही चीज अगर मैं शैल हटा के मे बोल दूं तो वहां पे अब वो आपको कंपलसरी मैंडेटरी नहीं लग रहा, अब आपको वो डायरेक्टरी इन नेचर लग रहा है या एनेबलिंग लगता है। तो ये भाई ये जो डिफरेंस आता है ना, ये आता है बिकॉज ऑफ वन वर्ड दैट इज शैल को आपने मे कर दिया। लेकिन अभी आप जब अगला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये भी समझ में आएगा, कहीं कहीं हम खुद आपको बोल रहे हैं कि कभी कभी आपको मे को शैल पढ़ना पड़ सकता है और शैल को मे। सर ऐसे पढ़ना पड़ सकता है यानी समझे नहीं हम, यानी सर वहां लिखा शैल रहेगा लेकिन आप उसको समझने के लिए शैल के जगह मे पढ़ के वहां पे समझने की कोशिश करोगे। सर ऐसा क्यों? कि भाई जब मे को मे पढ़ने से आपको एनोनिमिटी या एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन, या आपको ऐसा लग रहा है कि लॉ के इंटेंशन के अगेंस्ट कोई चीज जा रही है, तो फिर मे को आप शैल पढ़ो। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कंपनी के सेक्शन 3 में लिखा है कि कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय सो एंड सो। तो सर जब ये मैं ऐसा लाइन पढ़ता हूं ना, कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस, मुझे ऐसा लगता है कि ओके कंपनी में ऑल्सो बी फॉर्म्ड फॉर अनलॉफुल पर्पस। क्या ये करेक्ट है? कैन यू मेक अ कंपनी फॉर मर्डरिंग समवन? सर वी कैन नॉट। लेकिन डेफिनेशन तो बोल रहा है ना कि इट मे बी, ऐसा डायरेक्टरी इन नेचर है कि भाई तुम कोई लीगल काम के लिए कंपनी बना सकते हो, लीगल काम के लिए भी बना सकते हो। सर ऐसा मतलब कि आप इलीगल काम के लिए बना सकते हो, ऐसा बोलना चाहते हो क्या? लॉ आपको ऐसा बोलना चाहता है कि भाई साहब आप इलीगल काम के लिए भी कंपनी बना सकते हो? नहीं, लॉ ऐसा नहीं बोलना चाहता। तो इसीलिए क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे मे को शैल पढ़ना है, यानी आपको ये कंपलसरी कर देना है कि दैट कंपनी शैल बी फॉर्म्ड फॉर अ लॉफुल पर्पस। ये हम नहीं कह रहे, ये आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सिखाएगा जो अगला चैप्टर है। तो ये यहां पर आप देख लो, यहां पर वो चीज क्लियरली बोली गई है कि भाई साहब कभी कभी मे को मे नहीं, मे को शैल पढ़ना पड़ सकता है। अच्छा ये अकेले नहीं है ये वर्ड, इनके साथ साथ और भी कुछ वर्ड्स है जैसे एंड और एंड जो है ना, अभी हम अगले चैप्टर में उसको अच्छे से पढ़ेंगे। एंड पढ़ते तो कंजंक्टिव लगता है और पढ़ते तो डिसजंक्टिव लगता है, बट वो सारी चीजें हम अभी अगले चैप्टर का वो पार्ट है तो मैं उसको वहां पे कवर करूंगा। यहाँ के हम रिवीजन का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एंड को और को एंड भी पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट की। हम लोग बहुत टाइम पास बातें कर लिए। जनरल क्लॉजेस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है जनरल क्लॉजेस एक्ट। शॉर्ट टाइटल मतलब जो हम उसको नाम बुलाते हैं, जैसे जैसे कोई किसी का भी नाम बुलाते हैं ना अपन, भाई ये अरे रमेश, अरे सुरेश, वैसा ये जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो सर देर इज ऑल्सो लॉन्ग टाइटल, जैसे ये शॉर्ट टाइटल लिखा, यस देर इज ऑल्सो लॉन्ग टाइटल। वहां पे हो सकता है जनरल, द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 सो एंड सो फॉर्म्ड अंडर सो एंड सो, ऐसा बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, ये सब हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इसका शॉर्ट टाइटल भाई साहब ये है। दूसरा, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें इसकी समझ में आ जाएगी सेक्शन 1 में। अभी इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3, बिकॉज उसके अंदर दे रखी है उसने कुछ डेफिनेशंस। उसमें सबसे बहुत सारी डेफिनेशन है और एक एक करके हम डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। पहला डेफिनेशन दिया है एक्ट का। सर ये कौन सा वाला एक्ट है? ये कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाला एक्ट नहीं है, ये है एक्शन वाला एक्ट। कि भाई एन एक्ट टू डू, एन अ गुड एक्ट, है ना, a nice act, a nice gesture जो बोलते हैं। तो act is something related to signifying an action, something that you have done or something that you should have done but you have not done। बहुत अमेजिंग इसका डेफिनेशन दिया, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला है एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू एनी ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। कोई भी ऑफेंस या सिविल रॉन्ग में अगर ये एक्ट वर्ड यूज हो रहा है तो उस एक्ट को आप इंडिविजुअली देखेंगे, उस एक्ट में इंक्लूड करोगे, इट विल इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट्स। मतलब कोई भाई मर्डर करना ये एक एक्ट है, लेकिन मर्डर के पहले भाई मैंने हाथ निकाला, मैंने चक्कू निकाला, चक्कू से उसको डराया, मैंने बंदूक निकाला, गोली भरी, ऑल सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी एक्ट इटसेल्फ। एंड वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट डन, ऐसा जब भी लिखा रहता है कि आई हैव डन समथिंग,
और उसके विच इज इलीगल, इट विल ऑल्सो इंक्लूड एन इलीगल ओमिशन, मतलब आई हैव डन समथिंग, आई हैव नॉट डन समथिंग विच आई शुड हैव डन। बेसिकली मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से देखो, अगर कोई लॉ बोलता है कि भाई किसी को मारना इज गलत, तो आपने इसको मारा है, दिस इज एन इलीगल एक्ट, कि भाई मैंने किसी को मारा है, इट इज एन इलीगल एक्ट, तो मेरे को सजा होगी। लेकिन कभी कभी कुछ न करना भी इलीगल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी को खाना देना था, मुझे किसी को सैलरी देनी थी, और मैं 6 महीने से उसको सैलरी नहीं दे रहा हूं, तो आई हैव नॉट डन एनीथिंग, आई हैव नॉट एक्टेड एनीथिंग, बट द ओमिशन इटसेल्फ इज ऑल्सो एन एक्ट, कि भाई आपने उसको चीज देनी थी, आपने नहीं दी, वो नहीं देकर आपने एक गलत काम, इलीगल काम कर लिया। तो जैसे कि मैंने आपको नीचे लिखा के भी दिया है, आई पंच्ड मिस्टर राहुल, इफ एनी ऑफ यू इज राहुल, आई एम सो सॉरी, आई डोंट मीन यू। ये मैंने जनरली जो दिमाग में नाम आता है, मेरे अच्छे दोस्त का नाम है, बेचारा गाली मारेगा मेरे को देख के, बट ठीक है। जब मैंने बोला कि आई पंच्ड मिस्टर राहुल 5 टाइम्स, तो इट इज एन इलीगल एक्ट। बट जब मैं बोल रहा हूं आई डिडंट गिव फूड टू माई चिल्ड्रन, इट इज ऑल्सो एन एक्ट। सर आप बोलोगे अब आपने तो कोई एक्ट किया नहीं, लेकिन भाई जो करना चाहिए था वो नहीं किया ना, वो भी एक इलीगल एक्ट में आ जाता है। तो एक्शन, ये वर्ड को बहुत वाइड एम्बिट में यूज किया हुआ है। ओके, एफिडेविट, अब ये बहुत कॉमन है, इसको याद कर लो, ये एग्जाम में आती भी है, रिसेंटली एक 1 अटेम्प्ट पहले भी आई थी, अब इसको ध्यान से देख लो। Affidavit means any affirmation and declaration in the case of any person by law allowed to affirm or declare instead of swearing। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, आप 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। क्या है? इंक्लूड्स। अच्छा, ये भी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, पूरा मीन्स नहीं, अफर्म एफिडेविट मीन्स नहीं है, एफिडेविट इंक्लूड्स, तो इसका आप ज्यादा बड़ा एम्बिट भी कर सकते हो। एफिडेविट इंक्लूड्स affirmation and declaration in case of person by law allowed to affirm or declare instead of swearing। तो अगर मैं कहीं जाके बोलूं कि भाई साहब मैं भगवान कसम खा के बोल रहा हूं कि मैंने मर्डर नहीं किया, तो वो बोलेंगे बेटा तुम भगवान कसम मत खाइए, जो कर रहा है ना ये बच्चे ऐसा, ये मत कर, ये गला पकड़ने का और ये ऐसे ऐसे करने का, ये सब मत कर, एक पेपर पे लिख के दे और साइन करके दे कि तू वहां पे नहीं था या तूने उसको नहीं मारा। सो इट विल बी एन एफिडेविट। तो इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग, सो इट कैन बी इन राइटिंग एज वेल। तो अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन है, उसमें अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग, मतलब कसम खाने के बजाय मैं लिख के दे रहा हूं कि भाई मैं जो बोल रहा हूं सच है। और ये आप कोर्ट ऑफ लॉ में भी एज एन एविडेंस यूज कर सकते हो। ये चीज का ध्यान रखो, एफिडेविट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज कोर्ट ऑफ लॉ में भी ये चीज आप यूज कर सकते हो एज एन एविडेंस कि भाई तूने तो बोला था। अब उस ऐसा तो नहीं बोल सकते अरे उस दिन तो तू कसम खाया था, आप ये नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये जरूर दिखा सकते कि उस दिन तूने ये बोला था और यहाँ पे लिखा है और तूने इस पे साइन भी किया है। सो यू हैव अफर्म्ड एंड डिक्लेयर्ड समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, तो मतलब तू गया अंदर, सिंपल। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मेरी नंबर 3 सेंट्रल एक्ट, इसको ध्यान से देख लो। सेंट्रल एक्ट मतलब पहले तो मीन एंड इंक्लूड वाला डेफिनेशन है। देखो ये कैसे, यहाँ पे लिखा है सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए सारे एक्ट सेंट्रल एक्ट रहेंगे। एंड शैल इंक्लूड, अब नीचे जो 2 पॉइंट दिए गए वो जनरली पार्लियामेंट के अंदर नहीं आते, लेकिन आपने इस डेफिनेशन में स्पेसिफिकली इंक्लूड किया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, बिकॉज आप ये 2 पॉइंट के अलावा आप कोई भी तीसरा पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी डेफिनेशन क्लियर कर दी गई कि पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए एक्ट ही सेंट्रल एक्ट होते हैं। लेकिन उसमें आपने एक्सेप्शनली 2 चीजें इन्वॉल्व करी। कौन सी 2 चीज? वही वापस से जो डोमिनियन लेजिस्लेचर या इंडियन लेजिस्लेशन ने पास किया है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको मालूम है डोमिनियन लेजिस्लेचर मतलब ये क्या होगा, ये 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच का होगा। और इसके नीचे वाला क्या है, एनी एक्ट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पास बाय गवर्नर जनरल इन काउंसिल। जो ऊपर मैंने आपको अच्छे से 2 पॉइंट पढ़ाया ना, वही 2 पॉइंट वापस है, इसलिए मैंने आपको वहां अच्छे से बताया ताकि मैं बार बार उसको रिवाइज कराना ना पड़े। तो सिंपली सेंट्रल एक्ट मतलब क्या बोला, पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए एक्ट्स, या तो 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच में पास किए गए डोमिनियन लेजिस्लेचर, या तो 26 जनवरी के पहले, हो सकता है वो 15 अगस्त के पहले बाद कभी भी हो, 26 जनवरी के पहले पास किए गए सारे एक्ट जो कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल या गवर्नर जनरल एक्टिंग इन लेजिस्लेटिव कैपेसिटी उसने पास किए, तो उन लोगों के द्वारा पास किए गए एक्ट्स को भी आप सेंट्रल एक्ट्स कहेंगे। क्या आपको हमें सबको पता है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में। ओके, फिर से थोड़ा और इसको कंफ्यूज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जानने के लिए आप पहले समझ लो 2 टाइप की सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी के पहले और 26 जनवरी के बाद 1950। तो अब देख लो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अलग अलग वहां पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का एक्ट था, उसके 2 सेक्शंस के हिसाब से सेक्शन नंबर 124 और 94 इनके हिसाब से जो गवर्नमेंट थी उसको आप गवर्नमेंट बोलोगे।
ठीक है, तो अगर ये डेफिनेशन आपको ऐसा रटना नहीं है एग्जाम में आने की, इसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टू 0 है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बात करोगे तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 124 और सेक्शन 94 के हिसाब से जिन लोगों को बोला गया था कि भाई आप लोग ये देश सच चलाओ, आप लोग ये देश संभालो, उसको मैं बोलूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद की बात करते हो तो भाई हमारा खुद का प्रेसिडेंट बराबर है, प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट पोस्ट। अब हमारे यहाँ पे उसके प्राइम मिनिस्टर उसकी जगह ज्यादा हो जाती है पोस्ट, बट अदरवाइज लॉजिकली देखो तो प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट पोस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए, तो प्रेसिडेंट एंड इट विल इंक्लूड, अगेन देखो क्या है, मीन्स प्रेसिडेंट एंड इट विल इंक्लूड, फिर से उन्होंने 2-3 चीज इंक्लूड की। अब ये 2-3 चीज क्या है, तो इसमें उन्होंने इंक्लूड किया जो भी स्टेट गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ने पास किया तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें आएगी। साथ ही साथ क्योंकि हम लोग काय की डेफिनेशन देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आप बोलो सर सेंट्रल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट क्यों, तो भाई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट जो ऐसे स्कोप पे एक्ट कर रहे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसा है, वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी। हर स्टेट गवर्नमेंट नहीं, कौन सी, ऐसी स्टेट गवर्नमेंट विच इज एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द ऑथोरिटी गिवन टू इट अंडर दैट पर्टिकुलर क्लॉज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिया है, तो ऐसी स्टेट गवर्नमेंट आएगी। हर स्टेट गवर्नमेंट नहीं आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू स्टेट गवर्नमेंट मत करना दिमाग में प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो हमारे अगर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको आप बोलोगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और उसके अलावा आप ऐसे स्टेट गवर्नमेंट भी बोलोगे जो अपने अथॉरिटी के अंदर, अपने स्कोप के अंदर काम करे, जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे के रखा है, उनको भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हो। इसके अलावा हमने जो हमारे स्टेट है उसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ये 4 स्टेट्स पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें पार्ट डी में अंडमान निकोबार था। वो पार्ट डी, इसमें से वो पार्ट सी वाले जो है उसके लिए जो कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, या पूरा ये 7th अमेंडमेंट वगैरह पढ़ लोगे जो कि आया था 1 जनवरी 1956 में, 1956 में, इसके अंदर दिए गए चीजें हैं। और अगर यूनियन टेरिटरी की आप बात करें, जैसे कि अंडमान निकोबार के बारे में बोला है, दिल्ली के बारे में बोला, तो जो भी यूनियन टेरिटरी को संभाल रहा है वो बंदा भी मतलब वो पोस्ट भी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगी। ठीक है, अब ये पार्ट ए स्टेट्स में क्या आता है, पार्ट बी स्टेट्स में क्या आता है, सी में क्या आता है, डी में क्या आता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर है सेक्शन 3 क्लॉज 13, ये बात करता है कमेंसमेंट की। सर व्हाट डू यू मीन बाय कमेंसमेंट? कमेंसमेंट मतलब एनीथिंग विच हैज कम इनटू फोर्स, मतलब कोई भी आप लॉ बनाओ और वो लॉ जब तक कमेंस नहीं होगा तो कोई उससे डरेगा नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने लॉ अगर कोई बना दिया और उसको कमेंस स्टार्ट ही नहीं किया, अप्लाई ही नहीं किया, तो कौन उस लॉ से डरेगा? तो कमेंसमेंट मतलब जिस दिन वो एनफोर्स हो जाता है, इसका मतलब होता है कमेंसमेंट। ठीक है, सिंपल है, आप एक बार वन रीड समझ में आ जाएगा। फिर आता है डॉक्यूमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगले चैप्टर में फिर से आपको 2 बार पढ़नी है, तो फिर भी आप यहाँ पे पढ़ लो। Document shall include any matter written, expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording the matter। अब इसमें 4 एलिमेंट्स है जो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहला क्या बोला, एनी मैटर, ऐसा कोई मैटर या कोई पर्पस होना चाहिए जिसके बारे में आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हो। तो कोई एक मैटर, वो आइदर आपने रिटर्न है और एक्सप्रेस्ड है। सर एक्सप्रेस्ड मतलब यू कैन ड्रॉ एज वेल, देयर इज नो प्रोहिबिशन, और आपने उसको डिस्क्राइब किया, आप बाय एक्शन भी डिस्क्राइब कर सकते हो, तो या आप वो डॉट्स में भी लिख सकते हो ब्रेली में। तो एनी मैटर रिटर्न, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, कोई सब्सटेंस भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल सब्सटेंस बोले तो कोई फाइल, डॉक्यूमेंट, पेज, पेपर, कुछ तो होना चाहिए जिसके ऊपर लिखोगे। आप लिख रहे हो, अच्छा लिखने के लिए आप कुछ तो यूज करोगे, तो क्या यूज करोगे? यू कैन यूज सम मीन्स। कौन से मीन्स? आइदर लेटर लिखोगे, लेटर मतलब ABCDE, या फिगर्स लिखोगे 1 2 3 4 5, या कोई मार्क्स लिखोगे, स्टार, प्लस, माइनस, डिवाइड, इनटू, कुछ भी ऐसा यूज कर सकते हो, अंडर रूट, ऐसे कोई भी मार्क्स आप यूज कर सकते हो। तो और अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ देम, यानी लेटर प्लस फिगर, लेटर प्लस मार्क्स, मार्क्स प्लस फिगर, फिगर प्लस मार्क्स, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन, या तीनों में से 2, कोई भी 2, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन में आप लिख रहे हो। तो आपके पास अभी देखो क्या क्या, आपके दिमाग में मैटर है जिस बारे में आपको लिखना है, आपके पास सब्सटेंस है, बुक है जिसके ऊपर आपको लिखना है, आपके पास लेटर्स नॉलेज, आपके पास लेटर्स का, वर्ड्स का, फिगर्स का भी नॉलेज है, मार्क्स का भी नॉलेज है, आप लिख सकते हो। बस अब मैटर क्या है, लिखो। अच्छा लिखोगे ना तो किस इंटेंशन से लिख रहे ये भी मैटर करता है। अगर मैं इस इंटेंशन से लिख रहा हूं कि भाई ये रिकॉर्ड होने वाली है बात, यानी कि भाई अगर कल को हम
भूल गए कि हम उस दिन क्या लिख रहे थे या क्या सोच रहे थे, तो ये डॉक्यूमेंट देख के आप याद दिलाया जा सकता है। इसलिए अगर इसका पर्पस, सोल पर्पस इज टू रिकॉर्ड द फैक्ट, तब जाके बनता है ये डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट को छोटी मोटी चीज लो मत, अगले चैप्टर में आप इसके और आगे बढ़ने वाले हो, बट फिर भी यहाँ पर भी इसको अच्छे से ले लो, और ये एग्जाम में भी आता है। तो डॉक्यूमेंट इज व्हाट? डॉक्यूमेंट मीन्स एनीथिंग written, expressed or described upon a substance by means of letter, figures or marks, or by more of those means, one or more of those means, which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that particular matter. Okay. Indian currency note is not included in documents. कंप्यूटर फाइल्स भी इंक्लूड होते हैं। इनैक्टमेंट, इनैक्टमेंट मतलब एनी रेगुलेशन, वो हो सकता है कि रेगुलेशन ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बॉम्बे कोड, कोई भी हो जो पुराने एक्ट का, नया एक्ट का, वो हर एक चीज लेजिस्लेचर इनैक्टमेंट के अंदर आती है। इनैक्टमेंट मतलब लॉज, रेगुलेशन, रूल्स, यही सब होता है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल मतलब एनी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April. Good faith, anything done in good faith. Sir, good faith मतलब anything done with due care and intention. Attention, anything done with due care and attention. कोई भी चीज में अच्छे से with care and with attention कर रहा हूँ, which is not malified, is presumed to have been done in good faith. आप ऐसा assume कर सकते हो कि मैंने उसको good faith में किया है। तो आपको क्या करना है? आपको due care और attention से कोई एक काम करना है, तो वो हो जाएगा good faith में काम किया हुआ। फिर एक गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट बोले तो क्या? तो गवर्नमेंट इंक्लूड्स बोथ। अब इसमें स्टेट भी आएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगा। स्टेट गवर्नमेंट बोले तो प्योर स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ स्टेट गवर्नमेंट आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को फॉलो करके अपने लिमिट में काम कर रही होती है, तो वो अलग ये है। बट नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला के एक जनरल टर्म आता है गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट को ना दो सेंस में आप पढ़ सकते हो, एक वाइडर सेंस और एक नैरो सेंस। अगर आप वाइडर सेंस में देखें तो गवर्नमेंट अकेले नहीं है। गवर्नमेंट मतलब एक लेजिस्लेचर होता है, लॉज, रेगुलेशंस जिसको फॉलो करके हम लोग सब जी रहे हैं। वो लॉ रेगुलेशन बनाने के लिए, मैनेज करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होती है, जो पार्लियामेंट है, हमारे एमपीज, एमएलएज, ये सब है। और ये देखने कि लॉ को सारे लोग इंडिविजुअल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको सजा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कितनी सजा देनी चाहिए, ये सारी चीजें देखने के लिए जुडिशियरी, ये भी एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे देश में है। तो इसका मतलब अगर आप गवर्नमेंट को जनरल टर्म में देखें, मतलब वाइडर टर्म, मोस्ट वाइडेस्ट टर्म में देखें, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है। कौन सी? लॉज, रेगुलेशंस आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी भी आ जाती है, और हमारा जुडिशरी भी आ जाता है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा नैरो सेंस में देख रहे हो, तो केवल और केवल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब हमारे एमपी, एमएलए, पार्लियामेंट, इन सिर्फ यही लोग हमारे गवर्नमेंट के डेफिनेशन में आएंगे। सर, अब आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि वाइडर सेंस में लेने का, नैरो सेंस में लेने का? इट विल डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट इन विच द वर्ड गवर्नमेंट इज यूज्ड। हमारी गवर्नमेंट तो ऐसी ही है। ये अब कंटेक्स्ट क्या है? अब आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव बॉडी को बोल रहे हो, बिकॉज जुडिशियल सिस्टम से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉ रेगुलेशन से प्रॉब्लम। आप बोलते लॉ तो अच्छा बनाए रहे, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कुछ करती नहीं है। अब यार गवर्नमेंट वर्ड में तो लॉ भी आ जाता है, तो इसका मतलब आपको लॉ से प्रॉब्लम नहीं, लेजिस्लेचर से प्रॉब्लम नहीं, आपको एग्जीक्यूटिव बॉडी से प्रॉब्लम है। तो आप किस टेक कॉन्टेक्स्ट में ये चीज बोल रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा कि मैं इसको क्या समझू, नैरो लू या वाइडर लू। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं, हमारा पूरा इंडिया का गवर्नमेंट ही गया है, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए, तो अब ओके, तो आप बोल रहे हो कि लेजिस्लेचर भी देखना चाहिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी में भी चेंजेस आने चाहिए, जुडिशरी में भी चेंजेस आने चाहिए, तो ये वाइडर टर्म है। लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं लॉ तो हमने अच्छा बनाया रहे, उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। अच्छा, वो भी नहीं, कभी कभी आप बोलते हो लॉ भी अच्छा है लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम करप्ट है। ओके, मतलब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो, वो गवर्नमेंट को आप पूरा नैरो सेंस में आप उसको लोगे बेसिकली, ठीक है। तो इट विल डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट इन विच द वर्ड इज यूज्ड। ओके, फिर आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अच्छा, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब ये जो गवर्नमेंट की आप बात कर रहे थे, इन्होंने अगर कोई सिक्योरिटीज लॉन्च की, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी एक्ट पार्ट करके, तो उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी 326, मतलब सेक्शन 3 क्लॉज 26। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 4 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो लैंड इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पर कोई शक नहीं। अच्छा, उतना ही नहीं, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ द लैंड, यानी लैंड से जो भी बेनिफिट होते हैं, फॉर एग्जांपल सर कोल, गोल्ड, ये अगर लैंड के अंदर से आ रहा है, ओर्स, आयरन ओर्स, ये सारी चीज लैंड के अंदर से आ रही है, तो इट इज बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ द लैंड। सेकंड, थिंग्स अटैच टू द अर्थ। ओके, थिंग्स अटैच टू द अर्थ में सर बहुत सारे झाड़ हो सकते हैं जो अर्थ से अटैच होते हैं, कोई बहुत सारी पुरानी चीजें हो सकती है, बहुत सी चीजें हो सकती है, विच इज मे बी रिवर हो सकता है, और क्या हो सकता है, ग्रीन ग्रास, और बहुत सारी चीजें होती है विच इज अटैच टू अर्थ, तो वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। फिर सर थिंग्स अटैच टू अर्थ के अलावा परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, यानी समथिंग इज अटैच टू अर्थ, जो कि हमने ऊपर एग्जांपल लिया, और उसको आपने परमानेंटली फास्टन किया है कोई चीज, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। ओके, तो लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ, एंड थिंग्स परमानेंटली
फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, ये 4 चीजें आएगी डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लो। फिर आता है इम्प्रिजनमेंट। सर इम्प्रिजन मतलब जेल, आपको समझ में आया इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल। तो इंडियन पिनल कोड की जो डेफिनेशन उससे आपसे इम्प्रिजनमेंट आता है। इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं, पहला है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, दूसरा है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। जब तक कोई चीज बोली नहीं गई है कि भाई रिगरस है या सिंपल है, तब तक हर जगह कोर्ट विल हैव द पावर टू डिसाइड कि इसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट देना है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट देना है। अगर कहीं लॉ में लिखा है कि 2 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो कोर्ट कैन नॉट मेक इट सिंपल इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट को रिगरस इम्प्रिजनमेंट ही करना पड़ेगा। तो रिगरस मतलब क्या सर, वहां पे हार्ड लेबर कराएंगे, पत्थर तोड़वाएंगे, रोड बनवाएंगे, रेलवे लाइंस बिछवाएंगे, आपसे बहुत सारे ऐसे फिजिकल बहुत मेहनत के काम आपसे करवाएंगे, इसको बोलते हैं रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब नॉर्मल है, आपको बंद करके रखेंगे, कभी तो खोलेंगे, खाना बनवाएंगे, झाड़ू पोछा करवाएंगे, बस उतना ही है। लेकिन रिगरस में ऐसा नहीं, आपसे बहुत ढोर मेहनत करवाते हैं, जिसको बोलते हैं बहुत काम करवाएंगे आपसे। ओके तो फिर इंडियन लॉ। अच्छा इंडियन लॉ मतलब क्या, तो ऑल एक्ट, इट शैल मीन एनी एक्ट, ordinance, regulation, rules, orders, laws, bylaws or other instrument passed by the after before the commencement which has been in force in the province of India, या after the इसमें भी आते हैं commencement, लेकिन it will not include act of parliament of UK or any order of council और इंस्ट्रूमेंट मेड अंडर सच एक्ट ऑफ यूके। तो यूके वाले जितने भी एक्ट, हमारे ब्रिटिशर्स जो भी सारे एक्ट छोड़ के गए वो इंडियन लॉ में नहीं आते, उसको छोड़ के बाकी सारे लॉ हमारे इंडियन लॉ में आते हैं। फिर है सर मंथ। मंथ बोले तो ब्रिटिश कैलेंडर मंथ होगा हमारा, ओके जो भी ब्रिटिश जो भी मंथ है। फिर मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं एनीथिंग विच इज नॉट इमूवेबल इज मूवेबल। ओथ, वापस ये ओथ, स्वेयर और एफिडेविट, इन तीनों का डेफिनेशन सेम है। इट मींस अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेयरिंग। तो भाई कसम खाने के बजाय आप लिख के दे दो, इसको बोलते हैं एफिडेविट, ओथ या स्वेयर, इसको बोलेंगे। ऑफेंस मतलब जो भी आपने लॉ में अगर कोई चीज बोली थी कि बेटा ये मत करना और आपने कर दी, तो आपने ऑफेंस कर दिया। ऑफिशियल गैजेट, भाई हमारा स्टेट का ऑफिशियल गैजेट ही ऐसा है, ऐसी जगह है जहां पे जब भी कोई चीज नोटिफाई होती है तो वो सारे लोगों पे अप्लाई हो जाती है। ऐसे ही ऑफिशियल गैजेट हमारे पूरे कंट्री का होता है, सेंट्रल का होता है, वैसे स्टेट का भी ऑफिशियल गैजेट होता है, ठीक है। ये 2 चीज। पर्सन बोले तो क्या, हमारे लिए जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलता है पर्सन मतलब कंपनी, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। रजिस्टर्ड बोले तो एनीथिंग विच इज आप डॉक्यूमेंट देके रजिस्टर करवा रहे हो। फिर रूल, शेड्यूल जो हमारे इसके बाद दिए रहते हैं एक्ट के अंदर, सेक्शन, सब सेक्शन और स्वीयर। तो ये सारी चीजें, इसमें कोई मेजर कुछ नहीं। राइटिंग मतलब राइटिंग इंक्लूड्स प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी, ये इधर कोई लॉजिक ही नहीं है। ईयर बोले तो ब्रिटिश कैलेंडर ईयर, तो आप ये अब आप एक लोग देख सकते हो। ओके इतना कोई खास उसमें था नहीं, डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 4 पे, जो बात करता है एप्लीकेशन ऑफ फोरगोइंग डेफिनेशन टू प्रीवियस एनैक्टमेंट। कोई अगर नया डेफिनेशन या एनैक्टमेंट आ रहा है, पुराना जा रहा है, उस केस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि दो चीजों में इसको बांटा हुआ है। डेफिनेशंस का जो सेक्शंस था उसको 2 चीजों में बांटा गया है। पहला जो बात करता है, जैसे ऐसे वर्ड्स की बात करता है जैसे एफिडेविट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इम्प्रिजनमेंट, मंथ, मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सन, ओथ, सेक्शन, ईयर, इन सारे का मीनिंग अप्लाई होगा 3 जनवरी 1868 के बाद में बनी हुई एक्ट्स के ऊपर और सारे रेगुलेशंस के ऊपर जो कि 14 जनवरी 87 के बाद बने हैं। और दूसरा जो पार्ट बोलता है वो बोलता है कि ये जो वर्ड्स है जैसे कमेंसमेंट, फाइनेंशियल ईयर, ऑफेंस, रजिस्टर्ड, शेड्यूल, सबसेक्शन, राइटिंग, इन सब का मतलब आएगा जो भी एक्ट्स या रेगुलेशन बने हैं ऑन और आफ्टर जनवरी 1887। तो अभी इतना इसका रिलेवेंस नहीं है, लेकिन पहले बहुत पहले जब ये एक्ट बना तब इसका रिलेवेंस था। ओके फिर जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये भी हम देख लेते हैं। कोई भी कमिंग इनटू ऑपरेशन ऑफ एनैक्टमेंट मतलब क्या सर, व्हेन डू वी से कि ये जो एक्ट है इट हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस या केम इनटू एनैक्टमेंट। तो भाई अगर एक्ट के ऊपर कोई डेट नहीं लिखा है तो जिस दिन उसको अफर्मेशन मिलता है, जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेट में दिख जाती है, प्रेसिडेंट ने उसको अफर्म कर दिया, वो दिन से वो बोलेंगे कि वो कमेंसमेंट हो गया, वो मतलब वो ऑपरेशन में आ गया। लेकिन अगर उसमें कोई डेट दिया है तो फिर जो डेट दिया है उस पर वो कमेंस होगा। ये लॉजिकल था। ओके ये इंपॉर्टेंट है, प्रिजम्पशन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिविटी। ये पार्ट, ये जो पूरा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बोलता है देखो, ये पॉइंट बोलता है कि सेक्शन हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि जितने भी लॉज आते हैं, नए अमेंडमेंट आते हैं, एनैक्टमेंट्स आते हैं, ये हमेशा प्रोस्पेक्टिव होते हैं और रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते। सर प्रोस्पेक्टिव मतलब जिस दिन आया उसके बाद के लिए अप्लाई होगा। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जिस दिन आया उसके आने के पहले भी जो अगर लोगों ने कुछ काम किया है उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई होगा। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम यूजुअली अज्यूम करते हैं कि सारे लॉ प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन कब तक,
जब तक कि उसका टेक्स्ट नहीं बोलता। अगर लॉ का टेक्स्ट ही बोलता है कि दिस एक्ट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 5 years प्रायर, ऐसा अगर एक्ट में लिखा है कि 5 साल पहले की भी कोई चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट। और ये एक्ट बना आज है, लेकिन ये आज से 5 साल यानी 5 साल तक के जितने भी लोगों ने घपले किए होंगे उन सबको भी सजा देने की पावर रखेगा। तो यू बहुत इजीली ऐसे एक्ट्स आएंगे नहीं, बहुत रेयरली ऐसे एक्ट्स आएंगे जो रेट्रोस्पेक्टिव रहेंगे, बाकी हम अज्यूम करेंगे सारे एक्ट्स प्रोस्पेक्टिव रहते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ रिपील सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, बोलता है कि देखो भाई जब भी कोई एक्ट नया आता है और पुराना रिपील हो जाता है तो यू विल नॉट रिवाइव एनीथिंग विच इज नॉट एनफोर्स। आप कोई भी चीज को नया पैदा नहीं करेंगे जो एनफोर्स नहीं किया है, जस्ट बिकॉज पहले वो था, ठीक है ना। पहले कोई एक्ट होता होगा, पहले एक्ट में लिखा था कि बेटा, जैसे हमने आपको बताया था रेटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, मैंने आपको बताया था कि 1956 में बोला था कि भाई एक ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट हो जाएगा, लेकिन हर साल के एजीएम में आप उसको रेटिफाई करोगे। नए एक्ट ने ऐसा कुछ बोला नहीं, तो आपको जबरदस्ती वो पुराना चीज रिवाइव करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी नए एक्ट के अंदर रेटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि नया एक्ट साइलेंट है ना भाई, वो कोई चीज अमेंड कर रहा है, तुम अमेंड नहीं करने दे रहे हो उसको। तो डू नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स। दूसरा, डू नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन। जब 1956 था तो उसने 1956 को फॉलो करना चाहिए था, और उसने फॉलो किया है। 2013 आने की वजह से अगर एक सिचुएशन चेंज हो गई है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि अरे तूने तो पहले गड़बड़ किया। क्यों आप नहीं बोल सकते? क्योंकि पहले उसने वो जो एक्ट था वो एक्ट फॉलो करके सही काम किया। आज अगर एक्ट बदला है तो उसमें इसकी गलती नहीं है। तो यू कैन नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन, मतलब जब तक कंपनीज एक्ट 1956 था तब तक 1956 ही फॉलो होना चाहिए था, और वही हुआ है, और वही आप मानेंगे। आप उस 2013 की वजह से 1956 के अंदर जो काम हुआ है उसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। इफेक्ट एनी राइट्स, प्रिविलेज और ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी। अगर कोई राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी पुराने एक्ट में उसको मिला था तो वो कंटिन्यू होगा नए एक्ट में भी। और अगर कोई पेनल्टी, फॉरफीचर या पनिशमेंट उसको पुराने एक्ट में मिला था तो वही पेनल्टी, पनिशमेंट, फॉरफीचर उसको नए एक्ट में कंटिन्यू होगा। भले अब वो वही कांड, वही गलती का सजा अब अगर बढ़ भी गई होगी तो भी उसको पुराने रेट से ही लगाएंगे। आप ये नहीं बोलोगे अरे तूने वो गलती की थी, पहले उसकी सजा 1000 रुपए थी, देखो 1000 रुपए लगे, अब उसकी सजा हमने 2000 कर दी तो 2000 दे, ऐसा नहीं चलेगा। फिर अफेक्ट द इंक्वायरी, लिटिगेशन एंड रेमेडी। जो भी इंक्वायरी, लिटिगेशन पुराने एक्ट में चल रही है वो पुराने एक्ट के हिसाब से ही कंप्लीट होगी। ओके। रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सचुअल अमेंडमेंट, ये ऐसा भी हो सकता है कि रिपील शुड नॉट अफेक्ट द कंटिन्यूएंस ऑफ एनी सच अमेंडमेंट मेड बाय द एनैक्टमेंट, सो रिपील एंड इन ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ सच रिपील। क्या होता है? वेयर एनी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिपील्स एन एनैक्टमेंट by which the text of any central act or regulation was amended by an express omission, insertion or substitution of any matter, then unless a different intention appears, the repeal shall not affect the continuance of any such amendment made by the enactment to so repealed and in operation at the time of such repeal। वो बोले कि भाई रिपील के वक्त जो भी एक कोई पॉइंट था जो कि नया एक्ट आया तो उसमें पॉइंट चेंज हो गया है, तो अब से जब से नया एक्ट आया है वो पुराना पॉइंट अब कंटिन्यू होना बंद हो जाएगा और नए के हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक है। क्या आप रिवाइव कर सकते हो रिपील्ड एक्ट? यस, रिवाइव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंशन अपना बताना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो। ओके। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे पुराने एक्ट का? जहां पर भी रेफरेंस दिया है पुराने एक्ट का, आप उसको पुराने एक्ट का जो नया एक्ट आया उसको उसका रेफरेंस चिपका देंगे। ये सारी चीजें हैं। ओके। डेट कैसे गिनेंगे? अगर आपको बोला है 30 days फ्रॉम 5th of August, तो क्या करो कि फर्स्ट डे एक्सक्लूड करो और लास्ट डे इंक्लूड करो, ऐसे गिनेंगे। टाइम कैसे गिनेंगे? तो टाइम गिनते वक्त भी वही करेंगे। आप क्या करेंगे? अगर टाइम गिनने के बाद अगर वो जो भी डेट आ रहा है वो अगर ये है पब्लिक हॉलीडे है तो उसका नेक्स्ट वर्किंग डे ले लेंगे आप। ओके। फिर लिमिट, हाँ, डिस्टेंस कैसे गिनेंगे? तो वही आपको बोला कि 5 किलोमीटर फ्रॉम सिटी सेंटर, तो 5 किलोमीटर आप बाय रोड देखेंगे या क्या? नहीं, तो बाय एयर 5 किलोमीटर देखेंगे, यानी उसके 5 किलोमीटर का रेडियस देखेंगे वहां से आप। ठीक है। एयर बाय एयर देखेंगे। अगर कोई आपको बोला है कि भाई मैंने आपको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था प्रो राटा एनैक्टमेंट का। मैंने आपको बोला था कि अगर भाई 5000 का कस्टम ड्यूटी है और उसको बोला है कि 5000 रुपए लगेंगे फॉर 10 प्रोडक्ट्स या 5000 लगेंगे फॉर 5 प्रोडक्ट, और आपने एक ही प्रोडक्ट लाया तो आप पे पूरा 5000 नहीं लगेगा, आप पे सिर्फ 1000 लगेगा ड्यूटी। तो क्यों ऐसा लगा? आपने देखा कि भाई 5000 रुपए ड्यूटी लगती है 5 प्रोडक्ट के लिए, मैंने एक ही प्रोडक्ट लाया तो मेरे पे 1000 लगना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रो राटा चार्जेस। तो ये हमने एक जनरल लॉ बना लिया है कि भाई जब भी ऐसा बोला गया कि भाई 1 किलो राइस पे 10 रुपए का चार्जेस है, तो अगर आपने 100 ग्राम राइस लिया है तो आप पे 1 रुपए ही चार्जेस लगे, बस। ये प्रो राटा, आपको सिर्फ क्या करना है?
डिवाइड करके जितना आप ला रहे हो उतना ही चार्ज देना है। फिर जेंडर और नंबर के बारे में बोला है। जेंडर के बारे में बोला है कि जहां भी लॉ में बोला है ही शुड डू दैट, ही शुड डू दैट, शी शुड डू दैट, वो ही और शी विल ऑलवेज इंक्लूड द अदर जेंडर, अपोजिट जेंडर। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बोला है ऑडिटर and his family auditor will be disqualified and he will not be allowed to get appointed anywhere in the law, anywhere for next 5 years। अब ही मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहता है लॉ कि सिर्फ और सिर्फ मेल ऑडिटर को आप डिस्क्वालीफाई करो और फीमेल रहा तो चलेगा, ऐसा नहीं है। ही विल इंक्लूड शी, तो वहां पे वो कन्वीनियंस के लिए ही बोल रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कों को सजा देंगे लड़कियों को सजा नहीं देंगे, सजा सबके लिए सेम रहेगी। अच्छा, जहां पर सिंगुलर है कि भाई ऑडिटर विल बी या सिंगल ऑडिटर, ऐसा बोलने की कोशिश की, ऐसा जरूरी नहीं कि सिंगल ऑडिटर, अगर वहां पे जॉइंट ऑडिटर्स है तो सारे जॉइंट ऑडिटर्स भी सजा के लायक रहेंगे। ओके, पावर एंड फंक्शंस है। आपको अगर पावर दिया गया है कोई रूल लॉ बनाने का, तो जब भी आपको जरूरत है आप वो रूल पावर यूज करके रूल्स बना सकते हो। आप एक्स ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर सकते हो। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट का पावर है तो आपके पास सस्पेंड करने का या डिसमिस करने का भी पावर है, ये टेंशन लेने का नहीं। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है, सक्सेसर्स, ऑफिशियल, ये सब ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। फिर है प्रोविजन एज टू ऑर्डर्स रूल्स मेड अंडर एनैक्टमेंट। यस, आप चाहे तो ऑर्डर्स रूल्स भी बना सकते हैं, अगर आपको पावर देके रखा है ऑर्डर्स रूल्स बनाने का तो रहेगा। फिर पावर टू इश्यू, टू इंक्लूड पावर टू ऐड, अगर आपको पावर दिया है कि भाई आप रूल्स रेगुलेशंस बाय रूल्स बाय लॉज, ये छोटी छोटी नोटिफिकेशन ये बना सकते हो, तो आप उसको वापस भी खींच सकते हो या आप उसको अमेंड भी कर सकते हो, ये भी पावर है। अगर बनाने का पावर है तो उसको दुरुस्त करने का या वापस खींचने का भी पावर इंक्लूडेड इनबिल्ट रहेगा, उसके लिए अलग से आपको कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप आखिरी के खुद से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मेजर ऐसा पढ़ाने लायक है ही नहीं। हाँ, ये एक अच्छा है सेक्शन 22, ये बोल रहा है मेकिंग ऑफ रूल्स बाय लॉज एंड इशूइंग ऑफ ऑर्डर बिटवीन पासिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ एनैक्टमेंट। कभी कभी होता है ना कि एनैक्टमेंट पास हो जाता है, प्रेसिडेंट से सब पास हो जाता है, लेकिन उसमें जो कमेंसमेंट डेट है वो आज से सपोज 6 महीने के बाद की लिखी है। रूल पास हो गया, सेक्शन पास हो गया, अप्लीकेबल भी हो गया, लेकिन वो अप्लाई कब होगा, जब आज से 6 महीने के बाद से वो लोगों पे अप्लाई होगा। तो आज से लेके जिस दिन ये पास हुआ है रूल, तब से सॉरी जिस दिन ये सेक्शन पास हुआ है तब से लेके जिस दिन ये सेक्शन अप्लाई होगा उसके बीच में भी बहुत सारे रूल्स बनाए जा सकते हैं, बायलॉज बनाए जा सकते हैं, ऑर्डर्स बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये टाइम आपको दिया जा रहा है कि आप फुल प्रूफ उसको कर लो बिफोर इट एक्चुअली कमेंसेस इनटू ऑपरेशन। ओके ओके, सब छोटे छोटे पॉइंट्स है। पब्लिशिंग के पहले आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो। आपने एक बार ऑफिशियल गैजेट में डाला तो कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ये छोटे पॉइंट्स है, आप एक बार देख लेना। ड्राफ्ट है, जिस मैनर में होना चाहिए उस मैनर में ही करना चाहिए आपने इसको पब्लिश। रिपील एक्ट, अगर 1956 की एक्ट रिपील हो गई लेकिन उसके जो रूल्स है, जो बायलॉज है, जो नोटिफिकेशंस है वो 2013 में भी कंटिन्यू होंगे, स्पेसिफिकली जब तक निकाले नहीं जाते तब तक। ये यहाँ पर बोला है कंटिन्यूएशन ऑफ ऑर्डर्स का। और मिसलेनियस में रिकवरी ऑफ फाइन, रिकवरी ऑफ फाइन कैसे होती है सर, इंडियन पिनल कोड फॉलो करके फाइन रिकवर की जाती है, जैसे कि उसने इंडियन पिनल कोड ने रिकवरी की पावर दी है वैसे रिकवर करेंगे आप यहाँ पे भी फाइन। अगर आप दो एक्ट में या दो अलग अलग सेक्शंस के अंदर एक ही गलती के लिए आप दो सेक्शन में अगर गुनेगार साबित होते हो तो क्या करेंगे, आपको दोनों की सजा मिलेगी क्या? तो नहीं भाई, वन ऑफेंस वन पनिशमेंट, एक गलती की दो सजा नहीं मिल सकती। हाँ, केस दोनों जगह चलाओ, केस दोनों जगह चलाओ। ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह आप बाइज्जत बरी हो गए लेकिन दूसरी जगह पे सजा लग गई तो आपको वहां सजा देनी पड़ेगी। तो केस आप कितने भी चला लो लेकिन एक गलती के लिए एक ही बार सजा देनी पड़ेगी, 2 बार सजा नहीं दे सकते। तो आप लोग डिसाइड कर लो। फिर है फिर है मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट, मतलब क्या? तो जब भी आप प्रॉपरली एड्रेस डाल के प्रीपे करके रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हो तभी आप बोल सकते हो कि सर्व्ड बाय पोस्ट। सर्व्ड बाय पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू अगर बोला है तो वो एक्नॉलेजमेंट ड्यू वाला ही रखना, उसको फिर आप नॉर्मल पोस्ट नहीं बोल सकते। फिर ठीक है, बस बाकी तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप ये खुद से देख भी सकते हैं, इतना कोई खास मेजर पॉइंट्स नहीं है। जो मेजर इसका पार्ट था हमने एकदम अच्छे से डिटेल रिवाइज किया, आखिरी का जो पार्ट है वो एक दो बार आप पढ़ लेना। और इसी के साथ आई होप आप लोग को ये रिवीजन काम आए बार बार। तो इसको देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि चैप्टर्स को उनके
मार्क्स ओरिएंटेशन के हिसाब से वैल्यू दो। अननेसेसरी इस चैप्टर में मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना डिटेल जाना था हमने उसको पढ़ाया है। अननेसेसरी बहुत ज्यादा डीप डिटेल जाने की कोशिश मत करना। प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके पास टाइम है, आपका सब कुछ हो गया तो आप जाओ, कोई मेरा स्टडीज आर नेवर, मतलब ये कोई वेस्ट नॉलेज नहीं होगा, आपको गेन ही होगा नॉलेज। बट इस बाकी इंपॉर्टेंट चीजें जो 60 मार्क को है, जो 40 मार्क को है, 50 मार्क को है, 20 मार्क को है, वो छोड़ के आप ये मत पढ़ते बैठना प्लीज, कृपया करके ध्यान देना। 5-10 मार्क के लिए तो 5-10 मार्क का ही इंपॉर्टेंस इसको दो, ठीक है। चले फिर, ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आप ये कहीं पे अगर आप मेरे क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो अब आपका लास्ट चैप्टर चालू होने वाला है, तो इट इज लाइक बस अब कुछ दिनों की बात है, एक दो चार दिनों की। लेकिन अगर आप YouTube पे या देख रहे हो, आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग फ्री क्वेरी सॉल्विंग सेशंस लेते हैं। एवरी सैटरडे जूम कॉल होता है, जिसपे आप लाइव अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं लाइव उसका आंसर्स देता हूँ। तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन 8668321907। तो आपको भी यहाँ पे सहायता हो जाएगी। और अगर कोई भी और चीज़ होती है, हमने बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स, इंग्लिश रिवीजन बैचेस और बहुत सारी चीज़ें हमने लॉन्च किए, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। तो इसी, आई होप आपको ये भी इंपॉर्टेंट लगा हो। अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार, आप थोड़ा कुछ तो शेयर कर दो यार, मतलब कितनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा प्लीज आप भी शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि यार चलो मेरा काम किसी ना किसी को तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आई होप आपके लिए अच्छा रहा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, and stay focused and motivated. See you in our next video. God bless you all.